प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 114 परिचित उद्योग। रणवीर रायचंद बाहर की दुनिया की हलचल से बेपरवाह थे। उन्होंने अपनी असली पहचान सबके सामने इसलिए रखी थी ताकि अनन्या शर्मा उन बातों पर यकीन कर ले जो उन्होंने पहले कही थीं। शायद ही कोई इस वजह को मानता, इसलिए जब आचार्य महावीर उनके पास आए तो रणवीर ने ज़्यादा सफाई नहीं दी। इन दिनों वे विला की सजावट का इंतजाम करवा रहे थे। अच्छी बात यह थी कि घर पहले से तैयार था, इसलिए काम तेजी से चल रहा था। संयोग से अनन्या खुद एक डिजाइनर थी, इसलिए घर का पूरा डिज़ाइन उन्होंने ही संभाला। नक्शा फाइनल होने के बाद उसे सजावट वाली कंपनी को सौंप दिया जाएगा। फिर भी तेज रफ्तार से चले तो भी 1 महीना तो लग ही जाएगा, मगर जल्दी क्या है। रूही का किंडरगार्टन सितंबर में खुलेगा, अभी तो कई महीने बाकी हैं। वैसे भी रामपुर शिफ्ट होने में अभी वक्त लगेगा, इसलिए घर में घुसने की कोई जल्दी नहीं। इस वक्त सबसे जरूरी था कंपनी का मामला। रणवीर खुद अनन्या को लेकर रायचंद परिवार के पुराने कारोबार देखने जा रहे थे ताकि उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। पुनर्जीवन सभा के अगले दिन रणवीर अनन्या और रूही को लेकर निकल पड़े, जैसे बस घूमने फिरने का प्लान हो। पहला पड़ाव था एक बहुत खास जगह, नीलम स्क्वायर। 7 बड़े परिवारों के तबाह होने के बाद ये जगह फिर से सामान्य हो गई थी, मगर 20 साल पुराना ये स्क्वायर अब सचमुच बूढ़ा हो चुका था। प्लानिंग हो या दुकानें, नई दौर की मॉल्स जैसे सिल्वर ड्रैगन एम्पोरियम से इसका कोई मुकाबला नहीं। अनन्या, तुम्हें पता है ना कि नीलम स्क्वायर बहुतों के दिल में एक पुरानी याद बन चुका है। 10 साल पहले ये दिल्ली का सबसे चहेता शॉपिंग मॉल था। यहाँ तक कि 6 साल पहले भी, जब रायचंद परिवार तबाह नहीं हुआ था, तब भी बारिश की तरह उगाए बड़े बड़े मॉल्स के सामने नीलम स्क्वायर का पैरों का ट्रैफिक टॉप 3 में रहता था। मगर अब दिल्ली के सारे मॉल्स में ये सबसे नीचे है। रणवीर चलते चलते अनन्या शर्मा को बता रहे थे। उस जगह को देखकर जो कभी रौनक से भरी थी और अब सूनी पड़ी थी, उनके मन में एक उदासी सी छा गई। ये मेरे पापा ने अपने गांव को कुछ लौटाने के लिए अरबों रुपए लगाकर बनवाया था, और ये वो जगह थी जिसे वे जिंदगी भर सबसे ज्यादा याद करते थे। रणवीर बोलते बोलते मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। नीलम स्क्वायर को ऊपर से निहारते हुए उनकी आंखें अकेलेपन से भर गईं। जिस जगह में तुम्हारे पापा ने इतनी मेहनत और दिल लगाया था, उसे यूं बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, अनन्या शर्मा ने कहा। कोई विचार है तुम्हारे पास? मैंने देखा कि यहाँ की लोकेशन अभी भी शानदार है। ये सबसे पहले विकसित हुआ परिपक्व व्यापारिक इलाका है। थोड़ी सी मरम्मत करो, कुछ बड़े ब्रांड्स को बुलाओ, फिर भी इसे वापस पटरी पर लाया जा सकता है। और जमाना बदल गया है। जब नीलम स्क्वायर बना था तब पार्किंग की प्लानिंग कम थी। मैं सुझाव दूंगी कि बाद के चरण में ग्राउंड पार्किंग बनवाई जाए और फ्री रखी जाए ताकि लोग आसानी से आएं, वरना पार्किंग की झंझट देखते ही मुड़ जाएंगे। अनन्या सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी होकर नीलम स्क्वायर के आसपास के भूगोल को देखते हुए कुछ आसान योजनाएं बता रही थीं। उन्हें इतने जोश से बोलते देख रणवीर के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अनन्या, लगता है मैंने सही फैसला लिया था। अरे, अनन्या ने सिर घुमाया। अचानक ये क्या कह दिया? तुम में सारे कारोबार संभालने की काबिलियत है। मेरा भी इरादा यही है कि नीलम स्क्वायर को पुरानी नींव पर ही फिर से बनवाऊं और इसे पूरे पूर्व देश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बना दूं। बच्चों का मनोरंजन, लग्जरी सामान, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंट स्टोर, सब कुछ एक साथ। असल प्लानिंग का जिम्मा तुम्हारा होगा। अनन्या चौंक गई। सच में सब कुछ मेरे हवाले कर दोगे? मुझे व्यापार की ABCD कुछ नहीं आती और मेरे पास दूसरे काम भी हैं।
जो भी नतीजा हो मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, इतना दबाव मत लो खुद पर, रणवीर मुस्कुराते हुए बोले। ठीक है, वैसे भी तुमने वादा किया है कि सारा नुकसान सह लोगे, अनन्या हंस पड़ी। नीलम स्क्वायर देखने के बाद रूही को प्यास लगी तो रणवीर ने स्क्वायर के प्रवेश द्वार पर बने छोटे से सुपरमार्केट में उसे मिनरल वाटर की बोतल खरीदी। पैसे देने के लिए कोड स्कैन करने ही वाले थे कि दुकानदार ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रोक दिया। इसका मतलब? रणवीर हैरानी से बोले। बूढ़े हो चुके दुकानदार ने चुपके से उनके पीछे इशारा किया। पापा, इतने सारे लोग! रूही अचानक चिल्लाई। रणवीर ने मुड़कर देखा, उनके पीछे पता नहीं कब से दर्जनों लोग आ खड़े हुए थे और अभी भी बढ़ रहे थे। सबके हाथों में कुछ न कुछ था, सबकी नजरें रणवीर पर टिकी थीं, आंखें उत्साह से चमक रही थीं। आप लोग? रणवीर हैरान रह गए। युवा मालिक रायचंद, आपके पापा की मदद की वजह से ही मैं यहाँ छोटा सा सुपरमार्केट खोल पाया और परिवार चला पाया। मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ, सुपरमार्केट वाले ने आंखें लाल करते हुए कहा। हम सब ने आपके पापा का उपकार लिया है। आपको यहाँ देखकर ग्रुप में चुपके चुपके एक दूसरे को बताया और खुद चलकर धन्यवाद देने आए। एक और दुकानदार आगे बढ़ा और हाथ में लिया तोहफा रणवीर की ओर बढ़ाया। छोटा सा नजराना, कृपया स्वीकार करें, युवा मालिक रायचंद। झट से सब लोग आगे बढ़े और अपने लाए तोहफे रणवीर को थमाने लगे। सामने का दृश्य देखकर रणवीर का दिल हिल गया, नाक सुर्ख हो आई। सबकी मेहरबानी का शुक्रिया, मगर ये तोहफे जरूरी नहीं। नीलम स्क्वायर में पैर नहीं पड़ रहे, आपका धंधा भी मुश्किल में है। युवा मालिक, हम सिर्फ आपके पापा के नहीं, आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप न होते तो 7 बड़े परिवार ये सब कुछ ढहा देते, हमारा परिवार लेकर कहाँ जाते? सब एक साथ बोल उठे। मैंने तो बस वही किया जो कर सकता था, इतनी मेहरबानी की जरूरत नहीं। रणवीर ने काफी देर तक समझाकर आखिर सबको मना ही लिया। अनन्या और रूही को कार में बिठाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी, फिर भी कार तोहफों से भर गई। बहुतों ने लाल लिफाफे बनवाकर सीधे रूही के हाथ में ठूंस दिए। रणवीर और अनन्या रोकते भी तो रोक नहीं पाते, सब इतने जोश में थे। जाने से पहले अनन्या ने कहा, चिंता मत करो, 7 बड़े परिवार जा चुके। मैंने रणवीर से बात की है और नीलम स्क्वायर को फिर से सजाएंगे। जल्द ही इसे फिर से रौनक मिलेगी। सच में? बहुत अच्छा, सब उत्साह से चिल्लाए। सबके खुश चेहरों को देख अनन्या भी मुस्कुरा दी। रणवीर ने चुपके से अनन्या की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। रास्ते में रणवीर ने सहज अंदाज में कहा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि उन दुकानदारों को देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि तुम पहले जो कहते थे वो बिल्कुल सच था। वो लोग सचमुच बहुत नेक हैं और अब मुझे जोश आ रहा है कि नीलम स्क्वायर को अच्छे से विकसित करूं, वरना इतने सारे लोगों का साथ कैसे सार्थक करूंगी जो रायचंद परिवार को चाहते हैं। लगता है तुम्हें यहाँ लाना बेकार नहीं गया, रणवीर मुस्कुराते हुए बोले। रणवीर? अनन्या ने अचानक सिर घुमाया। क्या तुमने ये सब जानबूझकर तो नहीं करवाया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रणवीर का चेहरा देखने लायक था। तुम मुझे बहुत ज्यादा समझ रही हो, मैं तो सीधे डायरेक्टर बन जाऊं। अनन्या हंस पड़ी। मुझे नहीं लगता तुम में इतनी हिम्मत है। अगले दिन रणवीर ने पूरा दिन अनन्या को रायचंद परिवार के पुराने कारोबार दिखाने में लगाया। कुछ लाभदायक उद्योगों के अलावा बाकी सारे 7 बड़े परिवारों ने खाली करके बेच दिए थे। सौभाग्य से कुछ मुख्य उद्योग 7 बड़े परिवारों ने खरीद कर भी चलाते रहे। अब 7 बड़े परिवार खत्म हो चुके थे, इसलिए वो सारे उद्योग फिर से रणवीर के हाथ में आ गए थे। अध्याय 115, ओबरॉय परिवार पर संकट, जयपुर की ओर तेजी से। अनन्या, आज मैंने तुम्हें रायचंद परिवार के मुख्य उद्योग दिखा दिए। कल संबंधित लोग 7 बड़े परिवारों के सारे उद्योगों की जानकारी तुम्हारे पास ला देंगे, रणवीर रायचंद ने कहा। 7 बड़े परिवारों के उद्योग? अनन्या शर्मा हैरान रह गईं। बिल्कुल, रणवीर ने सिर हिलाया। अब वो सारे उद्योग रायचंद परिवार के हैं और आगे तुम ही उन्हें संभालोगी। हे भगवान, अनन्या सोच भी नहीं सकती थी। इतने सारे उद्योग, कितनी बड़ी रकम होगी उनकी कुल कीमत। उन्हें कोई उत्साह नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ और भारी लग रहा था। चलो, आज थक गए होंगे, कोई अच्छा रेस्तरां ढूंढकर पहले खाना खा लें, रणवीर ने कहा। तीनों के बैठते ही रणवीर का फोन बजा। कॉल रिया ओबरॉय की थी। रणवीर ने तुरंत उठाया। रणवीर जी, मेरे परिवार पर मुसीबत आ गई है, मुझे तुरंत वापस जाना है। आप कब निकलने वाले हैं? रिया की आवाज में घबराहट साफ थी। 1-2 दिन में, रणवीर ने सोचकर जवाब दिया। ठीक है, मैं आज रात ही वापस जा रही हूँ। कुछ हुआ तो बाद में संपर्क करूंगी। रिया ने जल्दबाजी में फोन काट दिया, यहाँ तक कि क्या हुआ ये भी नहीं बताया। शायद ओबरॉय बूढ़े मालिक से जुड़ा नहीं होगा, वरना रिया 2 दिन रुकने को राजी न होती, रणवीर ने मन में सोचा। उसी रात रिया ने दिल्ली से सबसे पहली फ्लाइट लेकर सीधे जयपुर के अजमेर जिले के लिए उड़ान भरी। रात शांत बीती। अगली सुबह अग्नि का फोन आया। रणवीर को लगा शायद राशि का पता चल गया और जल्दी से उठाया। देवलोक के लोग आर्यावर्त में घुस आए हैं, मगर वे पूर्व देश की ओर नहीं गए, जयपुर चले गए।
ये सुनकर रणवीर की आंखों में हैरानी कौंध गई। देवलोक ने एक नेत्र राजा और 2 शक्ति गुरु खोए थे, वे इसे यूं नहीं छोड़ते। इतना तो उन्हें पता था, मगर पूर्व देश की बजाय जयपुर ओबरॉय परिवार से जुड़ा हुआ। रणवीर की नज़रें तेज हो गईं। तुरंत उन्होंने अग्नि को आदेश दिया, उनकी हर हरकत पर नज़र रखो, जैसे ही कुछ होता है मुझे खबर करो। जी। अग्नि ने मान लिया और फ़ोन काट दिया। रणवीर अभी सोच ही रहे थे कि फ़ोन पर एक मैसेज आया। रणवीर जी, ओबरॉय परिवार पर बड़ी विपदा आ गई है, मुझे डर है 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते। अगर सब कुछ जानना है तो जल्दी आइए। भेजने वाली थी रिया ओबरॉय। लगता है ओबरॉय परिवार पर सचमुच कोई बड़ा संकट आ गया, मगर सीधे फ़ोन क्यों नहीं किया। रणवीर ने तुरंत वापस कॉल लगाए। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। रणवीर का चेहरा बदल गया। क्या रिया पर काबू कर लिया गया है? ये सोचते ही उन्होंने तुरंत विक्रम को बुलाया। विक्रम, तुरंत पता करो जयपुर के ओबरॉय परिवार पर क्या हुआ है। कोई बात नहीं, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। रुद्रधाम का सारा बल पूर्व देश में है, जयपुर के विभागों से संपर्क करके पता करना पड़ेगा। इंतजार करने की गुंजाइश नहीं। एयरपोर्ट से संपर्क करो और सबसे तेज चार्टर फ्लाइट जयपुर के लिए करवाओ। रणवीर ने आदेश दिया। जी। विक्रम के जाने के बाद रणवीर ने एक और आदेश दिया। आकाश, पृथ्वी, वज्र, रुद्र, तुरंत मेरे पास आओ। जल्द ही होटल की छत पर 4 गहरी आभा वाले पुरुष रणवीर के सामने खड़े थे। आकाश, पृथ्वी, वज्र, रुद्र, हम रुद्रधाम के मालिक को प्रणाम करते हैं। चारों ने एक साथ आवाज लगाई। रुद्रधाम के अष्टनाग राजा हैं विक्रम, करण, लोहित, साया, आकाश, पृथ्वी, वज्र, रुद्र। और रणवीर के सामने खड़े थे ठीक वही आकाश, पृथ्वी, वज्र, रुद्र, 4 नाग राजा। मैं जयपुर जा रहा हूँ। तुम चारों नाग राजा दिल्ली में रहकर पहरा दोगे। तुम्हारा मुख्य काम अनन्या और रूही की रक्षा करना है, उनके साथ जरा सी भी खतरे की आहट नहीं आनी चाहिए। समझे? समझ गए मालिक, निश्चिंत रहें। चारों नाग राजाओं ने एक साथ जवाब दिया। हालात इतने गंभीर न होते तो रणवीर एक साथ चारों नाग राजाओं को नहीं बुलाते। आमतौर पर विक्रम अकेला काफी होता था। अच्छा। रणवीर ने सिर हिलाया। चारों नाग राजाओं के जाने के बाद उन्होंने फिर से अग्नि से संपर्क किया और छाया संप्रदाय के लोगों को दिल्ली में ही रहने को कहा। क्योंकि पहले रामपुर में दुश्मनों ने रूही को अगवा करके उन्हें धमकाया था, इसलिए रणवीर की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उनके जाते ही अनन्या और रूही पर कोई खतरा न आ जाए। इसलिए उन्होंने पूरा छाया संप्रदाय और 4 नाग राजा छोड़ दिए। अनन्या और रूही की रक्षा के अलावा छाया संप्रदाय राशि की तलाश भी जारी रखेगा। सब इंतजाम करके रणवीर अनन्या शर्मा के पास गए। अनन्या, मुझे तुरंत जयपुर जाना है, ये रायचंद मणि के राज से जुड़ा है। वैसे भी यहाँ दिल्ली में हालात स्थिर हैं, कारोबार के मामले तुम जैसा ठीक समझो करो। मैंने कुछ लोग भी तुम्हारे लिए छोड़े हैं, जरूरत पड़े तो उन्हें आदेश दे देना। पापा, तुम कब लौटोगे? रूही उदास होकर बोली। रणवीर ने रूही का सिर सहलाया। पापा बस कुछ दिनों में लौट आएंगे, अच्छे से रहना और मम्मी की बात मानना। कहते हुए उन्होंने रूही के गाल पर चुंबन लिया। इन दिनों तुम्हें तकलीफ होगी, रणवीर ने अनन्या से कहा। कोई बात नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखना, अनन्या चिंता से भरी आवाज में बोली। मैं सिर्फ कुछ सुराग इकट्ठा करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, रणवीर ने कहा, फिर अनन्या को गले लगा लिया। फिर वे निकल पड़े। ... विक्रम ने पहले ही चार्टर फ्लाइट का इंतजाम कर लिया था। आधे घंटे बाद एक यात्री विमान दिल्ली से उड़ा। मंजिल अजमेर जिला जयपुर। विमान में सिर्फ 5 लोग थे। रणवीर, रायचंद, विक्रम, करण, लोहित, साया, 4 नाग राजा। रुद्रधाम के कुछ और सदस्य दूसरे रास्तों से जयपुर पहुंचेंगे। मालिक, ओबरॉय परिवार को आखिर हुआ क्या है? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा। रणवीर ने सिर हिलाया। रिया का फोन बंद आ रहा है, पावर ऑफ। अजीब बात है, वो कल रात ही जयपुर लौटी थी, सुबह तक फोन कैसे बंद हो सकता है? जयपुर में ओबरॉय परिवार का इतना दबदबा है, क्या हो सकता है? विक्रम हैरान था। 1 घंटे में अजमेर जिला पहुंच जाएंगे, तब सब साफ हो जाएगा, नाग राजा करण ने कहा। बिल्कुल, विक्रम ने सिर हिलाया। केबिन में फिर खामोशी छा गई। रणवीर के रवाना होने के थोड़े देर बाद दिल्ली में अस्थायी रूप से ठहरे आचार्य महावीर को अचानक शिखर संसद से एक गोपनीय संदेश मिला। खबर मिलते ही आचार्य महावीर बिना कुछ कहे रणवीर को ढूंढने दौड़े, मगर पूछताछ करके होटल पहुंचे तो सामने अनन्या शर्मा थीं। रणवीर आधे घंटे पहले जयपुर के लिए निकल चुके हैं, जयपुर जा चुके हैं। ये सुनते ही आचार्य महावीर का चेहरा बदल गया। जल्दी रणवीर को फोन करो। अरे अब क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी। विवेक, तुरंत अजमेर जिले के लिए फ्लाइट बुक करो। कहते हुए आचार्य महावीर विदा ले लिए। अनन्या शर्मा पूरी तरह हैरान रह गईं। गुरुजी, क्या हुआ? रास्ते में विवेक ने हैरानी से पूछा। किसी ने जयपुर में जाल बिछाया है, बस रणवीर के उसमें फंसने का इंतजार है। आचार्य महावीर तेजी से बोले और ज्यादा समझाने का वक्त न लेकर एयरपोर्ट की ओर दौड़े। आधे घंटे बाद रणवीर का विमान अजमेर जिला हवाई अड्डे पर उतरा।
मालिक, यहाँ से ओबरॉय परिवार तक करीब 40 मिनट की ड्राइव है, विक्रम ने रिपोर्ट किया। चलो, रणवीर ने तेजी से कहा, तुरंत अपने लोगों को लेकर ओबरॉय परिवार की ओर जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। वे खुद देखना चाहते थे कि ओबरॉय परिवार को हुआ क्या है और रिया ओबरॉय फोन तक क्यों नहीं उठा पा रही हैं। अध्याय 116 ओबरॉय परिवार की मुसीबत। अजमेर जिले के बाहरी इलाके में खूबसूरत नज़ारे के बीच एक विशाल हवेली खड़ी है। ये है जयपुर के नंबर 1 परिवार ओबरॉय परिवार का निवास स्थान। इस वक्त सैकड़ों काले कपड़ों वाले लोग 100 से ज्यादा हवेली को घेर कर खड़े हैं, पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी है। हर एक के हाथ में हथियार है, नजरें चारों तरफ सतर्कता से दौड़ा रही हैं। हवेली के मुख्य हॉल में रिया ओबरॉय सामने खड़े लोगों को गुस्से से घूर रही थी। जिंदल परिवार और गोयल परिवार ने हद कर दी, हमारे यहाँ घेराबंदी करके हमारे लोगों को घायल कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूरा ओबरॉय हॉल कब्जा लिया जा चुका था, घुसपैठिए आराम से कुर्सियों पर धंसे बैठे थे। असली मेजबान ओबरॉय परिवार के लोग खड़े रहने को मजबूर थे, कुछ तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हरी काका और बाकी ओबरॉय योद्धा गंभीर रूप से घायल पड़े थे। सब कुछ इन बैठे लोगों की बदौलत। ओबरॉय परिवार इन्हें अच्छे से जानता था। जिंदल और गोयल परिवार जयपुर के बाकी 2 बड़े कुनबे। रिया जी, हम न जिंदल हैं न गोयल, हम तो बस उनके लिए काम कर रहे हैं, एक बीच उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए बोला। उसके चेहरे पर लंबा दाग चमक रहा था। नाटक मत करो, सब जानते हैं कि तुम्हारी नील सिक्योरिटी सर्विसेज को जिंदल और गोयल परिवारों ने पैसा देकर रखा है, उनके हमले करने वाले कुत्ते बनकर। मुझे ये लहजा पसंद नहीं आया। रिया जी, नील सिक्योरिटी सर्विसेज वैध धंधा करती है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि जिंदल और गोयल परिवारों ने तुम्हें इस्तेमाल करके जयपुर में कितने प्रतिद्वंद्वियों को रास्ते से हटाया है। हर गंदी बात पता है मुझे। जयपुर के सबसे बड़े परिवार होने के नाते ओबरॉय का अपना खुफिया तंत्र था और स्थानीय हर बात पर नजर रहती थी। इन सालों में ओबरॉय कमजोर पड़े तो जिंदल और गोयल ने मौका देखकर तेजी से विस्तार किया। नील सिक्योरिटी सर्विसेज उनका निवेश था। इन भाड़े के सिपाहियों की मदद से उन्होंने अपने रास्ते के कितने ही कांटे साफ किए थे। खबरें आती रहती थीं, जयपुर का एक और बड़ा नाम दुर्घटना में मर गया। हर मौत के पीछे नील का साया था। ये थी जिंदल और गोयल परिवारों की चुनी हुई हमलावर टुकड़ी। बकवास करते रहो तो रहम नहीं करूंगा, जान से मार दो अगर हिम्मत है। तुम दाग वाले का गुस्सा भड़का, मगर चिकने बालों वाले बीच उम्र के साथी ने रोक लिया। रिया जी, ओबरॉय परिवार के बाकी लोग बहुत बातें हो चुकी। पूरी रात बीत गई, फैसला करो, राज खोलो या ओबरॉय के सारे उद्योग गायब हो जाएं। चिकने बालों वाला आदमी था सिक्योरिटी कंपनी का मैनेजर, बातचीत का नेतृत्व कर रहा था। ओबरॉय परिवार के पास कोई राज नहीं है। अरे अभी भी अकड़ रहे हो? भैरो ओबरॉय, जैसा तुम्हारी बेटी हमारी कंपनी को जानती है, हम भी तुम्हारे परिवार को जानते हैं। 30 साल पहले ओबरॉय ने एक गुप्त अभियान में हिस्सा लिया था और कथित तौर पर पुराने गुट का छोड़ा गोपनीय ज्ञान हासिल किया था। बताओ, और सारे ओबरॉय उद्योग सुरक्षित, हम शांति से चले जाएंगे। बड़े भैया, ये ओबरॉय की सदी भर की नींव है, जलने नहीं दे सकते। अगर राज पता है तो बता दो। दूसरे चाचा, तुम क्या बोल रहे हो? राजीव, मुझे कोई राज पता होता तो। पापा तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते थे, बड़े होने के नाते कोई राज होता तो सबसे पहले तुम्हें पता होता। बकवास बंद करो, पापा तुम्हें भी उतना ही चाहते थे। छोड़ो भी, अब क्या पूरा ओबरॉय परिवार तुम्हारे फैसले का इंतजार करे। तुम भैरो ओबरॉय गुस्से से कांप उठे। वक्त कम है, जल्दी फैसला करो। ओबरॉय हवेली में घुसकर उपद्रव करने की हिम्मत, बाहर निकलो। एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ व्हीलचेयर पर सवार सफेद बालों वाला 70 साल का बुजुर्ग अंदर आया। पापा, दादाजी, भैरो ओबरॉय, राजेश ओबरॉय और रिया ओबरॉय सब चिल्ला उठे। सफेद बालों वाला बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि ओबरॉय बूढ़े मालिक भैरो ओबरॉय थे। उन्होंने दशकों तक ओबरॉय परिवार को संभाला था और जयपुर में आज भी उनका नाम गूंजता था, मगर उम्र ने साथ छोड़ दिया था। दिल्ली की यात्रा के बाद घायल होकर बिस्तर पकड़ लिया था। आज की मुसीबत ने गुस्से में उन्हें नौकरों से व्हीलचेयर मंगवाकर बाहर आने पर मजबूर कर दिया। अरे ओबरॉय बूढ़े मालिक, क्या सम्मान है? बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। कोई राज नहीं है, तुरंत यहाँ से निकलो। ओबरॉय परिवार जयपुर में सदी भर से खड़ा था, अपने घर में कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। अब पूरी हवेली को बाहर से घेर लिया गया था, ये घोर अपमान था। खांसी, गुस्से से भैरो ओबरॉय को जोर की खांसी उठी, चेहरा लाल हो गया। अरे सावधान बूढ़े मालिक, अगर कुछ हो गया तो मेरे सिर मत ठोको। अपनी गंदी जुबान बंद रखो। रिया ओबरॉय और बाकी सबने ठंडी नजरों से घूरा। सच तो बोल रहा हूँ, सब जानते हैं तुम्हारे ज्यादा दिन नहीं बचे, जल्दी पुनर्जन्म बेहतर। मैंने कितनी आंधियां देखी हैं, मौत से डरने वाला नहीं। जब तक सांस है ओबरॉय परिवार को कोई छू नहीं सकता। तो सीधे कहूँ, मना किया तो ओबरॉय उद्योगों पर जो भी दुर्घटना आएगी वो तुम्हारी अपनी करनी होगी। जितनी धमकी देनी है दो। मैं नहीं डरता, ओबरॉय परिवार नहीं डरता।
रुको, राजेश ओबरॉय बीच में बोले। बूढ़े, तुम्हारे जाने के दिन करीब हैं इसलिए डर नहीं लगता, मगर मुझे लगता है अगर ओबरॉय उद्योग ढह गए तो हम गुजारा कैसे करेंगे। राजेश, तू नीच ये क्या बक रहा है। पापा शांत हो जाओ, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। हमारा ओबरॉय प्रभाव कम हो रहा है, लाल गठबंधन हमारे कारोबार को निचोड़ रहा है। एक छोटा सा राज देकर सुरक्षा खरीदना सौदा है। अध्याय 117, जयपुर का नक्शा। तू नीच। भैरव ओबरॉय गुस्से से फट पड़े। ओबरॉय की हवेली पीढ़ियों की मेहनत से बनी है, झुककर नहीं। और वो तथाकथित राज, तुझे क्या पता यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई। सबके सामने अपमानित होकर राजेश ओबरॉय की आंखों में जहरीली चमक आए। ठीक है, अंत तक जिद तो जो भी हो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। अब ओबरॉय बूढ़े मालिक ने मना कर दिया, बात आसान हो गई। कहते हुए चिकने बालों वाले ने सिर हिलाया और दाग वाले ने आदेश दिया, इसे कसकर घेर लो, कोई अंदर न आए, कोई बाहर न जाए। सभी ओबरॉय के चेहरे सफेद पड़ गए। बूढ़े मालिक ने बोल दिया था, कोई राज नहीं देंगे, अगर उद्योग चाहिए तो ले लो। मगर जाने की बजाय घुसपैठियों ने घेराबंदी और कड़ी कर दी। वे जिंदा दफन करना चाहते थे। इसका मतलब? भैरव ओबरॉय ने ठंडे स्वर में पूछा। राज नहीं दोगे तो रातों रात सारे ओबरॉय उद्योग ढह जाएंगे और बहुत से लाल गठबंधन से उलझे हैं। कर्ज से भाग न सको इसलिए नजर रखना तो जायज है ना। चिकने बालों वाले ने कहा। चेतावनी दे दूं, कुछ गलत मत करना। अगर कोई भयानक हादसा हुआ तो जिम्मेदारी हमारी नहीं, वरना सिर्फ तुम्हारे योद्धा ही घायल नहीं होंगे। दाग वाले ने बोलते हुए हाथ में छुरी निकाली, हवा में घुमाते हुए ठंडी सीटी बजाई। उसके पीछे खड़े बुजुर्गों की आभा गहरी थी, अनुभवी साधक। इन्हीं ने हरी काका और बाकियों को घायल किया था। ये खुली धमकी थी, जो भी रास्ता चुनो बख्शे नहीं जाओगे। ये लोग राज भी चाहते थे और उद्योग भी। बेशर्म, सीधी डकैती। मैं बाहर जा रहा हूँ, रोक सको तो रोको। बर्दाश्त न होने पर भैरव ओबरॉय गेट की ओर बढ़े। धड़ाम। उसी पल दाग वाले ने इशारा किया और एक गुंडा आगे बढ़ा। एक लात से भैरव ओबरॉय को उड़ा दिया, ताकत इतनी कि वे संभल न सके, लड़खड़ाते पीछे गए। पापा, रिया चिल्लाई, दौड़कर संभालने गईं। सीना पकड़कर भैरव ओबरॉय का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। भैरव, ठीक तो हो? भैरव ओबरॉय ने चिंता से पूछा। पापा, मैं ठीक हूँ, भैरव ओबरॉय ने मुश्किल से कहा। बूढ़े मालिक की चिंता देखकर राजेश ओबरॉय की नजरें और ठंडी हो गईं। देखें अब ये कैसे निकलते हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। भैरव ओबरॉय गुस्से से कांप उठे। ओबरॉय परिवार, मेरी आज्ञा सुनो, इन घुसपैठियों को बाहर फेंको। आदेश पर दर्जनों ओबरॉय हथियार लेकर आगे बढ़े। मौत मांग रहे हो? दाग वाले ने दहाड़ लगाई, फिर चिल्लाया, सबक सिखाओ। हंगामा मच गया। उसी पल हवेली के बाहर जोरदार लड़ाई की आवाजें गूंजी, साथ ही किसी की डर भरी चीख। बुरा हुआ, दुश्मन अंदर घुस आए। क्या ओबरॉय की मदद पहुंच गई? दाग वाले ने तुरंत हाथ खींचा और गेट की ओर उड़ा। धड़ाम। उसी क्षण एक आकृति जोर से उतरी। दाग वाले को लगा जैसे बख्तरबंद गाड़ी टक्कर मार दी हो। बाहर की ओर उड़ता शरीर अचानक वापस उड़ा, और भी तेजी से, जैसे कोई भयंकर ताकत उसे फेंक रही हो। धड़ाम। जोरदार आवाज के साथ दाग वाला जमीन पर जा पटका। कड़क कड़क कड़क। फर्श की टाइलें चूर चूर हो गईं। ताकत की भयावहता देखकर कल्पना से परे थी। दाग वाले को टक्कर मारने के बाद भी इतनी बची हुई शक्ति। आने वाला कितना भयानक था। सब हैरान रह गए। सिर्फ रिया ओबरॉय की आंखों में चमक आई, क्या ये? धड़ाम। अगले ही पल एक आकृति हवेली के गेट पर प्रकट हुई। जैसे कोई देवता अवतरित हुआ हो। पूरे शरीर से बेजोड़ प्रभामंडल फूट रहा था, सीधे पूरी हवेली को दबा रहा था। सब सदमे में थे। इस प्रभामंडल की चोट से किसी का चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। पीछे की रोशनी में सिर्फ वो लंबा सीधा कद दिख रहा था, जैसे अडिग पर्वत, जैसे 90,000 मील आकाश को थामने वाला अटल युद्ध देव। रणवीर रायचंद। रिया ओबरॉय ने मन ही मन बुदबुदाया। रोशनी चमकी, धूल उड़ी, चेहरा साफ न दिख रहा हो, फिर भी इस कद और इस आभा से उन्हें पता चल गया कि कौन आया है। क्योंकि वो मैसेज उन्होंने ही चुपके से भेजा था, एक आखिरी उम्मीद लेकर, और नतीजा ये कि 2 घंटे से भी कम में रणवीर ओबरॉय हवेली में थे। उनका आना इतना सटीक था, जैसे एक किरण सीधे रिया के दिल में उतर आए। यहाँ तक कि हरी काका को भी यकीन नहीं हो रहा था कि रणवीर ही आए हैं, क्योंकि वे और युवा मालकिन कल रात ही वापस आए थे। जाने से पहले युवा मालकिन ने रणवीर को फोन करके पूछा था कि कब आएंगे, और जवाब था इन 2 दिनों में। कल हो सकता था, आज दिन में हो सकता था, मगर सुबह सुबह आने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इतना अप्रत्याशित मगर इतना रोमांचक। रणवीर के आते ही ओबरॉय परिवार बच गया। नील सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग पूरी तरह सदमे में थे। दाग वाला था कंपनी का मुख्य प्रशिक्षक, भारी कीमत देकर रखा गया। पूरे जयपुर में मशहूर, नाम सुनकर लोग कांपते थे। नतीजा ये कि बाहर जाते ही उड़ा दिया गया। आने वाला कितना डरावना था। माहिर। नील सिक्योरिटी सर्विसेज के बुजुर्गों की आंखें बदल गईं।
दाग वाले को उड़ाते देखकर नहीं, बल्कि उस अदृश्य प्राण शक्ति से जो सामने वाले से फूट रही थी, उन्हें अभूतपूर्व दबाव महसूस हो रहा था। इस दबाव में उनके शरीर की प्राण शक्ति भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। क्या शक्ति राजा स्तर का माहिर है? बुजुर्ग भयभीत सोच में पड़ गए, हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की। तुम कौन हो? दाग वाला जमीन पर पड़ा, सदमे से दरवाजे की ओर देखते हुए बोला। धड़ाम, अगले ही पल वो भयानक आकृति अंदर कदम रखते हुए गरज के साथ दाग वाले के सामने पहुंच गई। असीम प्रभामंडल ने उसे जोर से दबाया, जैसे मौत का साया तुरंत उसे लपेट ले। फिर उस आकृति ने अपना बड़ा पैर उठाया। नहीं, दाग वाले को कुछ समझ आया और वह डर से चिल्लाया। बिल्कुल बेकार, बड़ा पैर सीधे गिरा, जैसे पहले उसने ओबरॉय के व्यक्ति के साथ किया था। धड़ाका, जोरदार आवाज के साथ दाग वाले का पूरा सीना धंस गया, पसलियां सब टूट गईं। अब हड्डियों के टूटने की कड़क नहीं, बल्कि गरज थी, वो हिंसक आवाज जो सिर्फ अत्यधिक ताकत से सब कुछ फाड़ डालने पर निकलती है। दाग वाले का पूरा चेहरा विकृत हो गया, सामने वाले को घूरते हुए। तब तक उसे सामने वाले का चेहरा साफ दिख गया। एक जवान, नाजुक चेहरों वाला मगर बहुत ठंडी आभा वाला लड़का। ज्यादा से ज्यादा 20 के आसपास, मगर आंखों में जिंदगी मौत की आदत का ठंडापन, जैसे पत्थर सरीखी उदासीनता। इतना जवान मगर इतनी भयानक ताकत, कल्पना से परे। वह दायां हाथ उठाने की कोशिश करने लगा, मुट्ठी में छुरी कसी और सामने वाले की पिंडली पर वार करने को हुआ। उस वक्त सामने वाले ने उसे देखा तक नहीं, सिर्फ इंद्रिय से भांपकर फिर पैर उठाया और सीधे दाग वाले के हाथ को जमीन पर कुचल दिया। कड़क, पैर उठने के बाद दाग वाले का पूरा हथेली मांस की लेद बन चुकी थी, खून से लथपथ, और दाग वाला वहीं बेहोश हो गया। चेतना जाते जाते उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे क्या पता था कि सामने वाला रुद्रधाम का मालिक रणवीर रायचंद हैं। उसकी छोटी सी ताकत से कैसे मुकाबला करता? और वो छुरी, सबकी नजरें पड़ी और सबने सांस रोकी। स्टील की छुरी पाउडर बन चुकी थी। तुम, चिकने बालों वाला बोलने ही वाला था कि ये भयानक दृश्य देखकर डर गया। इस वक्त रणवीर की नजर उस पर पड़ी और चिकने बालों वाले के दिल में धड़कन गूंजी। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ, तुम जानने लायक भी हो, रणवीर ने कहकर उसकी ओर कदम बढ़ाया। चिकने बालों वाले ने जोर से लारने ली। क्या उसका भी वही हश्र होगा जो दाग वाले का? कोई है, आओ यहाँ। चिल्लाने की जरूरत नहीं, बाहर वाले सब संभाल लिए गए, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। सब संभाल लिए गए? चिकने बालों वाले को यकीन नहीं हुआ। बाहर सैकड़ों लोग थे, लड़ाई की आवाज से किसी की चीख तक, सब पल भर में। बंदूकें लेकर भी इतनी जल्दी नहीं संभाल सकते। रुको, इस वक्त नील सिक्योरिटी सर्विसेज के बुजुर्ग बर्दाश्त न कर सके। रणवीर को जवान देखकर उन्हें इतना डर नहीं रहा था। शक्ति राजा स्तर का तो हो नहीं सकता, इतना जवान। उन्होंने जिंदगी भर साधना की है और अभी अंतर्शक्ति स्तर तक पहुंचे हैं। इस ताकत से जयपुर में उन्हें महारथी माना जाता है। दाग वाला इतनी बुरी तरह मरा क्योंकि उसकी अपनी साधना कम थी। सिर्फ युद्ध कला का शक्तिर्जित स्तर चरम अंतर्शक्ति स्तर से एक कदम दूर। तुम क्या चीज हो जो मुझे आदेश देने की हिम्मत कर रहे हो? रणवीर ने सिर घुमाकर उन पर तिरस्कार से नजर डाली। बुजुर्गों के चेहरे बदल गए। बदमाश लड़के, जुबान बहुत चल रही है। हम सब अंतर्शक्ति स्तर के माहिर हैं, हमें आदेश देने लायक भी नहीं। नालायक कहो तो नालायक हो, विक्रम ने डांटा। तू क्या बकता है, हमें ऐसे बोलने की हिम्मत? बुजुर्ग बेहद गुस्से में था। उनकी साधना से जयपुर में जहां जाते सम्मान मिलता, और अब कोई आया और उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा। सचमुच नफरत भरा। अध्याय 119 सीधा कुचलना। हाँ, विक्रम जोर से हंसा। रुद्रधाम का नागराजा को कोई गैर जिम्मेदार समझे, ये बुजुर्ग सचमुच हिम्मत वाला था। 4 हैं, एक एक करके, विक्रम ने सहज कहा। करण, लोहित और साया ने सिर हिलाया और आगे बढ़े। 4 बुजुर्ग गुस्से से भर गए। वे अंतर्शक्ति स्तर के माहिर थे, चौक पर नाचते बुजुर्ग नहीं। ऐसा बोलना सीधी तिरस्कार था। हमला, मुख्य बुजुर्ग ने दहाड़ लगाए। चारों ने प्राण शक्ति संचारित की और विक्रम के ग्रुप पर टूट पड़े। इन्हें मार डालो, चिकने बालों वाले ने उत्साह से चिल्लाया। हर ओबरॉय की सांसें अटकी थीं। नील सिक्योरिटी सर्विसेज से उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बुजुर्गों से था। सब शीर्ष योद्धा आते ही ओबरॉय के सबसे मजबूत लोगों को कुचल दिया था। आखिर उनकी चिंता बेकार थी। धड़ धड़ धड़, कुछ टक्करों के बाद नील सिक्योरिटी सर्विसेज के बुजुर्ग 4 नाग राजाओं से खून उगलते उड़ गए। जयपुर तक सीमित तथाकथित माहिर विक्रम और उनके साथियों के सामने कुछ भी नहीं थे। 4 नाग राजाओं ने उन्हें पकड़ा, बाजू पीछे मोड़े, घुटना पीठ पर रखा और जमीन पर ठोंक दिया। ताकत इतनी कि बुजुर्गों की ठुड्डी तक टूटने की नौबत आए। हाय, कितने खतरनाक! ओबरॉय परिवार मुंह बाए देखता रह गया। हरी काका भी न संभाल पाए, ऐसे माहिरों को इतनी आसानी से काबू कर लिया गया। ये लोग डरावने थे। इतनी छोटी साधना लेकर भी मुंह चलाते हो। अगर हमारे मालिक ने हाथ लगाया तो 100 और भी कम पड़ जाएं। विक्रम ने नाक सिकुड़ी। 4 बुजुर्गों की पुतलियां सिकुड़ गईं। 100 भी कम पड़े एक बार में। क्या वो जवान इन चारों से कितनी ही गुना ज्यादा ताकतवर है?
चिकने बालों वाले का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। बुजुर्गों के आगे बढ़ते देख उसे लगा शायद पलटा खा जाएं, आखिर ओबरॉय के योद्धाओं को तो दबा दिया था, मगर कुछ वारों में बुजुर्ग ही दब गए। जब रणवीर की नज़र उस पर पड़ी तो चिकने बालों वाला सफ़ेद हो गया। मैं नील सिक्योरिटी सर्विसेज का शाखा मैनेजर हूँ। थप्पड़। रणवीर ने हाथ उठाया और उसे घुमा दिया। नील सिक्योरिटी सर्विसेज के पीछे जिंदल और गोयल परिवार हैं। थप्पड़। फिर एक और। उसका चश्मा उड़कर टूट गया। वे लाल गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे? बात पूरी होने से पहले रणवीर का हथेली उसके चेहरे पर पड़ी। फूह। लाल खून उगला, कुछ दांतों के साथ। पूरा चेहरा लगभग विकृत हो गया थप्पड़ से। कंपनी मैनेजर तो क्या? जिंदल परिवार, गोयल परिवार कौन? लाल गठबंधन बेकार। रणवीर की नज़र में सब बेकार। ओबरॉय परिवार ने किस कदर की मदद बुलाई थी, ये लोग कितने डरावने थे। घुटने टेको। मिन्नत करने से पहले ठंडी दहाड़ गूंजी। वह कांपा, आत्मा उड़ चुकी थी, धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। माफ करो बड़े भाई, रिश्तेदार मत जोड़ो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, फिर ओबरॉय परिवार की ओर मुड़ा। इसे जैसा चाहो वैसा करो। पापा आप फैसला करो, भैरो ओबरॉय ने कहा। बाकी ओबरॉय ने भैरो ओबरॉय की ओर देखा। वापस जाकर जिंदल और गोयल परिवारों से कह दो, ओबरॉय परिवार का ख्याल छोड़ दो हमेशा के लिए। शुक्रिया ओबरॉय बूढ़े मालिक, शुक्रिया। चिकने बालों वाला बड़बड़ाता हुआ भाग निकला। चार नाग राजाओं ने अनमने मन से बुजुर्गों को छोड़ा और उन्हें भी जाने दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे, दुश्मन घर में घुस आए थे, छोड़ क्यों दिया? अगर मालिक के मन होता तो जड़ से उखाड़ फेंकते। तुम्हारी मदद का शुक्रिया जवान। नाम पूछ सकता हूँ? भैरो ओबरॉय ने हाँफते हुए कहा, हालत साफ तौर पर गंभीर थी। नमस्ते ओबरॉय बूढ़े मालिक, मैं रणवीर रायचंद हूँ। रणवीर रायचंद। कुछ उत्साह से भर गए, कुछ हैरान। रघुवीर रायचंद का बेटा। भैरो ओबरॉय सदमे में, भावनाएं उमड़ आईं, मगर उसी पल सांस अटकी, सीना उभरा, आंखें पलटी और वे वहीं बेहोश हो गए। पापा, दादाजी, मालिक। ओबरॉय परिवार में हड़कंप मच गया। रास्ता छोड़ो। रणवीर आगे बढ़े। भैरो ओबरॉय की नब्ज देखी और भौहें सिकुड़ी। हालत गंभीर है, तुरंत कमरे में ले जाओ। तुम्हें क्या पता? राजेश ओबरॉय ने चिल्लाकर रणवीर को रोका। मैं आपके पापा की जान बचा सकता हूँ, रणवीर ने शांत स्वर में कहा। राजेश ओबरॉय हंस पड़े। तुम खुद को कोई चमत्कारी वैद्य समझते हो? ये दींगे छोड़ो। दूसरे चाचा, इन्हें मैंने पूर्व देश से बुलाया है, ये चमत्कारी वैद्य हैं, रिया ओबरॉय ने कहा। बकवास, राजेश ओबरॉय ने डांटा। बड़े बड़े विशेषज्ञ और प्रोफेसर भी हार मान चुके, कोई जवान लड़का इलाज कर लेगा। हास्यास्पद। दूसरे चाचा, ये आम इंसान नहीं। रिया ने बेतहाशा समझाने की कोशिश की। राजेश ओबरॉय साफ उपद्रव मचा रहे थे, कोई सफाई काम नहीं कर रही थी। रणवीर ने बीच में कहा, क्या डर है कि बूढ़े मालिक सचमुच ठीक हो जाएंगे? ये क्या बकवास। तो रास्ते से हटो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन नहीं, राजेश ओबरॉय ने धर्मी अंदाज में कहा। मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, और देर की तो बूढ़े मालिक गए, जिम्मेदारी तुम्हारी, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। मेरा उससे क्या लेना देना? राजेश ओबरॉय ने जल्दी जिम्मेदारी झटकी। राजेश, बस करो, इन्हें मौका दो, ये दिल्ली के रायचंद परिवार से हैं, भैरो ओबरॉय ने कहा, स्वर में सम्मान। रिया ने उन्हें पूर्व देश की घटनाएं बता दी थीं। रायचंद परिवार का वंशज। राजेश ओबरॉय की आंखों में सदमा कौंधा। रणवीर ने और शब्द खर्च नहीं किए और बूढ़े मालिक ओबरॉय को कमरे तक पहुंचाने में मदद की। सब बाहर इंतजार करो, उन्होंने सबको कहा। ओबरॉय परिवार बेचैन था, मगर हालत की गंभीरता समझकर सब बाहर चले गए। रणवीर जी, आप पर भरोसा है। रिया ओबरॉय की ठंडी नज़र में विनती थी। तुम्हारे दादाजी ने रायचंद परिवार के लिए घाव सहे थे, मैं सब कुछ करके उन्हें ठीक करूंगा, रणवीर ने शांत स्वर में कहा। शुक्रिया। रिया ने सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ रणवीर रह गए। उनके अलावा विक्रम भी मौजूद था। मालिक, कोई मदद चाहिए? रणवीर ने सिर हिलाया। विक्रम को रखना भैरो ओबरॉय के इलाज से जुड़ा नहीं था। तो विक्रम हैरान था। किसी को राजेश ओबरॉय पर नजर रखने को कहो, रणवीर ने आदेश दिया। राजेश ओबरॉय पर नजर। विक्रम चौंका, अचानक क्यों? मगर आंखों में समझ की चमक आए और उसने तेजी से सिर हिलाया। राजेश ओबरॉय की पहले की बातों से वह बेहद संदिग्ध लग रहा था। अध्याय 120। लाल गठबंधन थरथराता है। विक्रम के जाने के बाद रणवीर रायचंद ने कोई देर नहीं की और फौरन भैरो ओबरॉय का इलाज शुरू कर दिया। उनकी कई नसें कट चुकी थीं, जाहिर तौर पर किसी शक्ति देव स्तर के महारथी के एक ताड़न से चकनाचूर हो गई थीं। जब प्राण शक्ति उनके शरीर में फैली तो असंख्य बारीक रक्त नलिकाएं फट गईं। आधुनिक चिकित्सा के लिए यह अपूरणीय चोट थी, धीरे धीरे उनके आंतरिक अंगों को भी खोखला कर रही थी। रणवीर एक नज़र में समझ गया कि भैरो ओबरॉय के अंग लगभग निष्क्रिय हो चुके थे। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा से एक अंग बदला जा सकता था, पर हर अंग बदलना नामुमकिन था।
ऑपरेशन सफल भी हो जाए तो वे ऑपरेशन टेबल से जिंदा नहीं उतर पाते। 1% सफलता की उम्मीद भी हो तो प्राण शक्ति से क्षतिग्रस्त नलिकाओं को ठीक किए बिना सब व्यर्थ जैसे फटे गुब्बारे में हवा भरो फौरन बाहर निकल जाए। गंभीरता में ये शंकर काका की चोटों से कहीं ज्यादा भयावह था। ये किसी शक्ति देव स्तर के महारथी का प्रहार था। शंकर काका को तो यातना देकर अपंग बनाया गया था, कारण बिल्कुल अलग थे। कोई आश्चर्य नहीं कि ओबरॉय परिवार के इतने संसाधनों के बावजूद 6 साल में कोई इलाज न मिल सका। सामान्य लोगों के लिए यह असंभव ही था। रणवीर ने पहले अपनी अपार प्राण शक्ति उनके शरीर में डालकर नष्टप्राय अंगों को पोषण दिया, फिर संजीवनी विद्या से उनके शरीर के भीतर प्राण प्रवाह को पुनर्निर्देशित किया। भैरव ओबरॉय का राख जैसा चेहरा आखिरकार थोड़ा रंगत लौटा, नाक मुंह से सांस वापस लौटी। लेकिन ये सिर्फ रणवीर की असीम प्राण शक्ति और संजीवनी विद्या से अस्थायी स्थिरता थी, पूर्ण सुरक्षा अभी दूर थी। जब रणवीर इलाज में डूबे थे, उधर चिकने बालों वाला मध्यवयस्क आदमी और कई तपस्वी एक कार में भागे, उनकी रूहें कांप रही थीं। कुछ देर बाद समूह आखिरकार लाल गठबंधन मुख्यालय पहुंचा और राहत की सांस ली। बिना कुछ कहे वे लड़खड़ाते हुए इमारत में घुसे। लाल गठबंधन के अंदर बड़े बड़े दिग्गजों का गोला चिकने बालों वाले मध्यवयस्क की रिपोर्ट सुनकर स्तब्ध रह गया। मजाक कर रहे हो? एक जवान लड़का सिर्फ 5 आदमियों के साथ 100 से ज्यादा नील सिक्योरिटी सर्विसेज के बॉडीगार्ड्स को रौंद डाला। जिंदल परिवार के मुखिया जगन जिंदल ने उसे इस तरह घूरा जैसे खा जाएंगे। वह आदमी धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। जिंदल सर, हर शब्द सच्चा है। तपस्वी और बाकियों से पूछ लो अगर यकीन न हो। जगन जिंदल की नज़र कई तपस्वियों पर गई। उन्होंने बोलने से पहले ही सबने एक साथ सिर हिलाया। मैनेजर मिश्रा केवल सत्य बोल रहे हैं। पुष्टि होते ही जगन जिंदल सहित लाल गठबंधन के दर्जन भर दिग्गज बुरी तरह हिल गए। सिर्फ 5 लोग और 100 से ज्यादा प्रशिक्षित बॉडीगार्ड्स को धूल चटा दी। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। स्कारफेस कुंड कहाँ है? जगन जिंदल ने अचानक पूछा। हाथ उठाने से पहले ही मर गया, एक पैर से कुचल दिया गया, मैनेजर मिश्रा ने याद करके कांपते हुए कहा। सबने एक साथ सांस खींची। हर दिग्गज के रोंगटे खड़े हो गए। तपस्वी और बाकी लोग भी उस नौजवान का मुकाबला न कर सके। जगन जिंदल के बगल वाले मध्यवयस्क ने कहा। वह थे गोयल परिवार के मुखिया गौरव गोयल। तपस्वी और बाकी शर्मिंदा दिखे। हमने उस नौजवान से कभी दो हाथ नहीं किया। हो, दिग्गज हैरान, क्या डर कर भाग आए थे? उस नौजवान के 4 साथी ही हमें दबोचने के लिए काफी थे, तपस्वी ने जोड़ा। फिर सबने एक साथ सांस खींची। लाल गठबंधन के दिग्गजों ने ठंडी सांसें ली, एक दूसरे की ओर भयभीत नजरों से देखा। ये तपस्वी हरि पर्वत के सम्मानित महारथी थे। हरि पर्वत जयपुर का बड़ा केंद्र था, जहां छिपे हुए असंख्य योद्धा थे। ओबरॉय परिवार अजमेर जिले में सदी भर से खड़ा था, अपार प्रभाव रखता था, जयपुर तक उसकी पहुंच थी। गिरावट में भी कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें निपटाने के लिए लाल गठबंधन ने खास तौर पर हरि पर्वत से 4 महारथी बुलाए थे। सोचा था ओबरॉय परिवार उनका निवाला बन जाएगा, पर पूरी तरह हार गए। उस नौजवान का बैकग्राउंड क्या है? जगन जिंदल ने गंभीरता से पूछा। उसने कहा, हम योग्य नहीं है जानने के, मैनेजर मिश्रा ने कांपते स्वर में कहा। योग्य नहीं? कितनी हिम्मत! क्या तुमने अपनी पहचान बताई? जगन जिंदल ने दबाव डाला। बताई। जिंदल और गोयल परिवार का नाम लिया, पूरा लाल गठबंधन। उसने जरा भी परवाह नहीं की। बेशर्म! जगन जिंदल की आंखों में हत्या की चमक आई। वे ओबरॉय परिवार को निगलने को तैयार थे, पर एक रहस्यमयी नौजवान ने सब गड़बड़ कर दिया। जो भी हो, उसे मरना होगा। राजेश ओबरॉय को लाओ पूछताछ के लिए। उसकी खबर पर हमने कार्रवाई की और भारी नुकसान उठाया, गौरव गोयल ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, राजेश ओबरॉय से पूछो, उम्मीद है उस हरामी ने हमें फंसाया नहीं है। जगन जिंदल ने गुस्से में सिर हिलाया। उधर ओबरॉय हवेली में सब बेचैन इंतजार कर रहे थे। पूरी 1 घंटे बाद दरवाजा आखिरकार खुला। रणवीर जी, हालत कैसी है? रिया ओबरॉय ने जल्दी से पूछा। राजीव ओबरॉय और ओबरॉय परिवार के बाकी प्रमुख सदस्य आगे बढ़ाए। शशश, रणवीर ने इशारा किया और सब तुरंत चुप हो गए। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया, फिर बोले, चलो ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में रणवीर ने संक्षेप में बताया। मैंने भैरव बाबा की हालत अभी स्थिर कर दी है, चिंता मत करो। वाह! राजीव ओबरॉय और बाकियों ने दिल पर पड़ा पत्थर हटने जैसा महसूस किया, चेहरे पर मुस्कान खिल गई। 6 साल से पूरा ओबरॉय परिवार पूर्व पश्चिम दौड़ता फिर रहा था इलाज की तलाश में। रिया ओबरॉय की पूर्व देश की यात्रा उनकी आखिरी कोशिश थी। बहुत कम उम्मीद के साथ फिर भी जिस शख्स को वह लाई थी उसने बाबा को ठीक कर दिया। रणवीर जी, शुक्रिया। हमारे दिल पर पड़ा पत्थर हट गया। ओबरॉय परिवार पर छाया हुआ अंधेरा छंट गया। राजीव ओबरॉय ने कृतज्ञता से कहा। हाँ रणवीर जी, हमारा सब कुछ आप पर है। आपने ओबरॉय परिवार बचाया और हमारे कुलपति को जीवन दान दिया। शुक्रिया अदा करने का तरीका ही नहीं सूझता। ओबरॉय के बुजुर्ग उत्साह से बोले। आखिरकार सबने एक साथ झुककर सम्मान किया।
बिल्कुल नहीं, रणवीर ने उन्हें तुरंत रोका। फिर राजीव ओबरॉय से बोले, रिया ने तुम्हें सब बता दिया होगा, इसलिए शुक्रिया की जरूरत नहीं, कर्ज चुकता मान लो। ये सुनते ही राजीव ओबरॉय को कुछ याद आया और उन्होंने जल्दी से घोषणा की, सबको औपचारिक परिचय कराता हूँ। ये दिल्ली की 8 महान परिवारों में से एक रायचंद परिवार के युवा स्वामी हैं, हालांकि वह नाम अब इतिहास है। अब दिल्ली में सिर्फ एक महान परिवार है, रायचंद परिवार। और युवा स्वामी रणवीर की एक और हैरान करने वाली पहचान है, वे वो सुप्रीम कमांडर हैं जिन्होंने पूरे देश में अभियान चलाया, खतरे कुचले और शांति स्थापित की, आज के समृद्ध युग की नींव रखी। तो ये वही हैं, मैंने टीवी पर रिपोर्ट देखी थी, सशरीर मिलना सौभाग्य की बात है। ओबरॉय परिवार और उत्साहित हो गया। कमांडर साहब को नमस्ते, किसी ने चिल्लाया, फिर से झुकने को हुआ। रणवीर ने फिर रोक दिया, वह पद बहुत पहले छोड़ चुका हूँ, अब मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। किसी ने नोटिस नहीं किया कि कोने में खड़े राजेश ओबरॉय की आंखों की तनाव उन शब्दों पर पिघल गई। अध्याय 121, वो राज। सही कहा, वे कमांडर पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो डरने की क्या बात। क्या अब सिर्फ रायचंद परिवार के युवा स्वामी हैं? 7 महान परिवार नष्ट हो चुके, आज का रायचंद परिवार सिर्फ रणवीर रायचंद है, नींव बहुत पतली है। रणवीर रायचंद, क्या तुमने सचमुच मेरे पिता का इलाज कर दिया? राजेश ओबरॉय ने अचानक पूछा। क्या तुम मेरी कला पर शक कर रहे हो या मेरे शब्द पर? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। ऐसा मतलब नहीं, मैं बस यकीन नहीं कर पा रहा। राजेश ओबरॉय ने अजीब हंसी दी। दूसरे मामा, रणवीर जी की चिकित्सा कला अद्भुत है, मैंने खुद पूर्व देश में देखा था। उन्हें नाराज करने की जरूरत नहीं। रिया ओबरॉय का लहजा ठंडा था। रिया, अपने मामा से ऐसे बात करती हो? राजेश ओबरॉय का चेहरा काला पड़ गया। आखिर रिया ने ही रणवीर जी को लाया है, थोड़ी समझदारी दिखाओ। राजीव ओबरॉय ने आगे बढ़कर कहा, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। रणवीर जी, मेरे पिता को ठीक करने के लिए शुक्रिया। राजेश ओबरॉय ने व्यंग्य से भरे स्वर में कहा। रणवीर को सुनते ही लगा जैसे बदले की बू आ रही हो। मन में शक हुआ, कहीं ये भी किशोर शर्मा और गीता शर्मा जैसा तो नहीं, विरासत के लिए पिता को मारने की साजिश रच रहा। भैरव बाबा ने कभी रायचंद परिवार पर एहसान किया था, इसलिए मैंने हाथ बढ़ाया। तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए शुक्रिया की जरूरत नहीं। रणवीर ने शांत स्वर में कहा। तुम? राजेश ओबरॉय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत अच्छे, चूंकि तुमने ओबरॉय परिवार पर एहसान किया है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर याद दिला दूं, वे लोग तुम्हारे हाथों मरे, अगर उनके लोग बदला लेने आए तो हमारा कोई लेना देना नहीं। तुम अकेले झेलोगे। राजेश, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? रणवीर जी न होते तो ओबरॉय परिवार अब तक खत्म हो चुका होता। राजीव ओबरॉय ने सख्ती से डांटा। और सब इसलिए क्योंकि तुम लोग वो राज देने से इनकार करते रहे जो वे मांग रहे थे। राजेश ओबरॉय ने ठंडा ठहाका लगाया और चलता बना। बिल्कुल बेहुदा। राजीव ओबरॉय का चेहरा सफेद पड़ गया। दुश्मन राज भी चाहते थे और ओबरॉय हवेली भी, जो वादे किए वे सब झूठ, उन्होंने परिवार को घेर रखा था। ये राजेश हर दिन और बेवकूफ़ी भरा बोलता जा रहा है। युवा स्वामी रणवीर, माफ करें, मेरा छोटा भाई हमेशा से ऐसा रहा है। राजीव ओबरॉय ने तुरंत माफी मांगी। मुझे बुरा नहीं लगा, पर राजीव अंकल, तुमने कभी सोचा नहीं? तुम्हारे भाई का व्यवहार कहीं और वजह तो नहीं? रणवीर ने इशारा किया। मैं जानता हूँ वह नाराज रहता है, उसे हमेशा लगता रहा कि बाबा ने उस पर भरोसा नहीं किया, मुझे परिवार के कारोबार सौंपे, इसलिए उसकी बातें इतनी कड़वी होती हैं। राजीव ओबरॉय ने आह भरी। ऐसे स्वभाव वाले को भैरव ओबरॉय परिवार सौंपते भी तो पागल होते, रणवीर ने मन में सोचा। फिर बोले, मेरा मतलब वह नहीं था। तो क्या? राजीव ओबरॉय ने हैरानी से पूछा। रणवीर रुके, फिर सिर हिलाया। कुछ नहीं, पक्का सबूत न हो तो पहले बोलना ठीक नहीं, सांप को सतर्क कर देना और बुरा। राजीव ओबरॉय और रिया ओबरॉय दोनों ने उन्हें अजीब नजरों से देखा, लगा जैसे कुछ छिपा रहे हों, पर जब उन्होंने और न कहा तो बात टाल दी। बाबा की हालत स्थिर है, पर लंबे इलाज की जरूरत है। मैं एक नुस्खा देता हूँ, इन जड़ी बूटियों का काढ़ा बनवाओ। रणवीर ने कागज पर दर्जनों सामग्रियां लिखीं और राजीव ओबरॉय को थमा दी। बहुत शुक्रिया युवा स्वामी रणवीर। राजीव ओबरॉय कृतज्ञता से जल्दी व्यवस्था करने चले गए। बाकी ओबरॉय वंशज भी व्यस्त हो गए। पहले की लड़ाई में हवेली में घायल बिखरे पड़े थे, हरी काका भी अस्पताल गए थे। हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी रिया ओबरॉय ने रणवीर पर नजर टिकाई। रणवीर जी, क्या आपको मेरे मामा पर कोई शक है? रणवीर ने उसकी ओर देखा। ये लड़की बहुत तेज है। राजीव ओबरॉय परिवार चलाने लायक इतने ईमानदार हैं। राजेश ओबरॉय का दिल टेढ़ा है। बाकी सब छोड़ो, खुद रिया ही सबसे योग्य वारिस होगी। थोड़ा शक है, पर सबूत नहीं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। रणवीर ने होंठ सील रखे। समझ गई। रिया ओबरॉय ने सिर हिलाया। इस बार मदद के लिए शुक्रिया। उसका लहजा हमेशा की तुलना में दुर्लभ नरमी लिए था। मैं सिर्फ तुम्हारे दादाजी का एहसान लौटा रहा हूँ और रायचंद मणि का राज जानने की उम्मीद कर रहा हूँ, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं।
रणवीर का स्वर उदासीन था। ये कहकर वे चल दिए। रिया ओबरॉय ने ऊपर देखा, स्तब्ध। यह आदमी इतना सीधा सादा। वह होंठ दबाए बिना न रह सकी। मैंने कमरा तैयार करवाया है, रुकोगे नहीं? आदि नहीं हूँ, होटल में ठहरूंगा। जब तुम्हारे दादाजी की आंख खुल जाए तो खबर कर देना। वे इतने अचानक रुके कि वह टकराते टकराते बची। अपने मामा पर नजर रखो, कुछ हुआ तो मुझे बुलाना। ठीक है। उसने सिर हिलाया। मन में शक जागा, क्या दूसरा मामा सचमुच तख्तापलट की साजिश रच रहा है? ओबरॉय हवेली से निकलकर रणवीर पास के होटल की ओर बढ़े। कार में सिर्फ 3 आदमी थे। साया गायब था। हॉल मास्टर, साया राजेश ओबरॉय की टोह लेने गया है, विक्रम ने रिपोर्ट की। रुद्रधाम के अष्टनाग राजाओं में विक्रम सबसे ऊपर थे और दस्ते के नेता। जब रणवीर सीधे आदेश न देते तो विक्रम बाकियों की व्यवस्था करते। जैसा सोचा था, वह ओबरॉय हवेली से निकल गया। रणवीर ने ठंडा ठहाका लगाया। अगर उसका अंदाजा सही था तो राजेश ओबरॉय लाल गठबंधन के दिग्गजों से मिलने जा रहा था। वह आदमी सचमुच होशियार नहीं। हवेली में उथल पुथल मची हो और उसने इतने संकेत दिए, फिर भी इस वक्त निकलना जैसे खुद पर शक करने की दावत दे रहा हो। हॉल मास्टर, क्या आपको सचमुच लगता है कि राजेश ओबरॉय बाहरी लोगों से मिलकर अपना परिवार मिटवा देगा? विक्रम को ये समझ नहीं आया। मिटवाना नहीं, उन्हें सौंप देगा। राजीव ओबरॉय और प्रमुख सदस्यों को मारने के बाद वह खुद काबिज हो जाएगा, रणवीर ने समान स्वर में कहा। पर अगर बाहरी लोग हवेली हड़प कर उसे भी चुप करा दें? विक्रम ने विश्लेषण किया, जो सिर्फ साबित करता है कि राजेश ओबरॉय तुमसे भी कम अक्लमंद है। रणवीर ने हल्के से हंसा। विक्रम बोल न सका। तारीफ जैसी नहीं लगी। वह बस होशियार नहीं, उसे लगता है इससे मनचाहा मिल जाएगा, पर हकीकत में वह सिर्फ मोहरा बन रहा है। रणवीर ने जोड़ा, लोहित, कुछ रुद्रधाम के योद्धा लेकर ओबरॉय हवेली पर छाया में नजर रखो, डर है वे हारकर कुछ पागलपन करें। जी हाँ, लोहित ने मान लिया। उसी वक्त राजेश ओबरॉय अकेले कार चलाकर सीधे लाल गठबंधन मुख्यालय की ओर जा रहा था। आज की घटनाएं भी उसे चौंकाने वाली थीं। गौरव गोयल का मैसेज मिलते ही वह तुरंत पहुंचा था। उसे पता नहीं था कि उसकी हर हरकत पहले से निगरानी में थी। साया पूरे रास्ते छिपकर पीछा करता रहा। कुछ भी हुआ तो तुरंत रणवीर को रिपोर्ट। हॉल मास्टर को रिपोर्ट। राजेश ओबरॉय लाल गठबंधन मुख्यालय में घुस गया, पकड़ें। साया का संदेश पाकर रणवीर हैरान नहीं हुए। आदेश दिया, पकड़ो मत, लाल गठबंधन के दिग्गजों से उसकी मुलाकात का वीडियो ले लो। हॉल मास्टर, आपका इरादा क्या है? विक्रम ने जिज्ञासा से पूछा। पूर्व देश की घटना के बाद वह अपने आका की सोच समझने लगा था। इरादा तो है, भूल गए कि उन्होंने ओबरॉय हवेली पर हमला क्यों किया था? उनके कारोबार, विक्रम ने अंदाजा लगाया। रणवीर ने सिर हिलाया। वो राज, बिल्कुल, रणवीर ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अध्याय 122, शिखर संसद फिर आती है। रणवीर ने रिया ओबरॉय से पूछा था कि वे लोग ओबरॉय परिवार से कौन सा राज मांग रहे थे, पर रिया को कुछ पता नहीं था, सिर्फ उसके दादाजी जानते थे। रणवीर को शक था कि वह रायचंद मणि से जुड़ा है, पर भैरव ओबरॉय अभी सो रहे थे, पूछने का कोई रास्ता नहीं। राजेश ओबरॉय पर साया लगाना सिर्फ उसकी बाहरी लोगों से सांठगांठ का सबूत ढूंढने के लिए नहीं था, बल्कि सुराग से ये भी देखना था कि क्या जिंदल परिवार, गोयल परिवार और पूरा लाल गठबंधन उस राज के बारे में कुछ जानता है। रणवीर पास के होटल में ठहरे। ओबरॉय परिवार से सिर्फ 5-6 मिनट की ड्राइव दूर, चूंकि शहर के केंद्र में नहीं था, बल्कि गोल्फ कोर्स के प्रवेश द्वार पर, होटल में लोग कम थे और माहौल बहुत शांत। यही रणवीर को पसंद था। युद्ध के मैदान से लौटने के बाद वे शांति और सन्नाटे के और दीवाने हो गए थे। शायद साधना में प्रगति की वजह से, पर रात को प्राण संचार करते वक्त उन्हें लगता मन बहुत साफ है, सबके साथ एक होने का अद्भुत एहसास। युद्ध कला नवम स्तर, उसके ऊपर शक्ति देव स्तर, पर शक्ति देव स्तर भी अंत नहीं है, रणवीर ने खुद से कहा। वे शक्ति देव स्तर में कई साल से नहीं पहुंचे, आखिर उत्तर की युद्ध भूमि से लौटे अभी 4 साल ही हुए थे। पर इसका मतलब यह नहीं कि उनकी साधना कमजोर थी, बल्कि शक्ति देव स्तर में उनकी उपलब्धियां बहुत अद्भुत थीं। और रणवीर की साधना सामान्य शक्ति देव स्तर से कहीं ज्यादा जटिल थी, इसलिए वे तय कर चुके थे कि शक्ति देव स्तर अंत नहीं है। होटल में चेक इन करने के थोड़ी देर बाद एक कार भी वहां पहुंची और कई लोग उतरे। कुछ देर बाद अष्टनाग राजा विक्रम ने दरवाजा खटखटाया। खट खट खट। हॉल मास्टर, आचार्य महावीर आपसे मिलना चाहते हैं। वे मुझे जयपुर तक खदेड़ कर लाए। रणवीर की भौहें सिकुड़ी। कह दो, अगर वही पुराना मामला है तो बात करने की जरूरत नहीं। शिखर संसद की प्रतिष्ठा इतनी कि कभी कभी आर्यावर्त के बड़े अधिकारी भी खुद दौड़कर आते। ऐसा कुछ भी नहीं जो उन्हें खुद चलकर आने पर मजबूर करे, सिवाय राज्य के मामलों के। इस बार पूर्व देश में रणवीर से मिलने के लिए शिखर संसद के सम्मानित आचार्य महावीर को भेजना पहले से ही बहुत बड़ा सम्मान था, पर रणवीर ने शिखर संसद को जरा भी इज्जत नहीं दी। अब जयपुर तक आ गए, शिखर संसद वाले फिर पीछे पड़ गए। अगर यह बात फैले तो दुनिया हैरान रह जाए। रणवीर रायचंद के सामने शिखर संसद को दौड़ना पड़ रहा था, बहुत चौंकाने वाली बात।
अष्टनाग राजा विक्रम ने हामी भरी और होटल लॉबी में जाकर दूसरी पार्टी को मूल शब्द कह सुनाए। तुम्हारे हॉल मास्टर ज्यादा ही कर रहे हैं ना, विवेक ने गुस्से में कहा। वे पूर्व देश से इतनी दूर तक आए थे पर रणवीर मिलने को भी तैयार नहीं। शिखर संसद के सदस्य के तौर पर उसे पहली बार अपमान महसूस हुआ। अष्टनाग राजा विक्रम बिना भाव के बस ठंडी नजरों से विवेक को घूरता रहा। अगर दूसरी पार्टी कुछ गड़बड़ करती तो शिखर संसद का सदस्य होने के बावजूद सुरक्षित यहाँ से न निकल पाती। आचार्य महावीर ने कड़वी मुस्कान दी। उन्होंने पहले भी रणवीर से कई बार मुलाकात की थी और इस आदमी का स्वभाव बहुत अच्छे से जानते थे। ये तो ज्यादा भी नहीं था, अष्टनाग राजा विक्रम से परेशान करूं फिर संदेश पहुंचाएं। इस बार मैं उस पुराने मामले के लिए नहीं आया बल्कि उन्हें कुछ बताने आया हूं जो उनके अपने खतरे से जुड़ा है। मिले या न मिले यह उन पर है। हॉल मास्टर खतरे में हैं। विक्रम के चेहरे पर हैरानी आई। रुकिए एक पल, विक्रम मुड़ा और रणवीर से निर्देश लेने गया। इस बार रणवीर खुद बाहर आए। होटल के चाय कक्ष में रणवीर और आचार्य महावीर बेद की कुर्सियों पर बैठे। विवेक और वह विशेषज्ञ जो संभवतः मार्शल अकादमी से था दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। अष्टनाग राजा विक्रम भी दरवाजे पर थे। आचार्य महावीर सुबह सुबह दिल्ली से जयपुर तक मेरा पीछा करते आए। क्या बताना चाहते हैं? रणवीर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। कोई तुम्हें फंसाने की साजिश रच रहा है, आचार्य महावीर ने सीधे कहा। विस्तार से सुनना चाहूंगा। रणवीर शांत रहे। आचार्य महावीर ने रणवीर को गहराई से देखा। सब कहते हैं कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है पर वे इतने शांत। रुद्रधाम के हॉल मास्टर हैं ही ऐसे। शिखर संसद को खबर मिली है कि देवलोक के लोग जयपुर आए हैं। वे लाल गठबंधन का इस्तेमाल करके तुम्हें निपटाने का इरादा रखते हैं। लाल गठबंधन के पीछे देवलोक का हाथ है। रणवीर को शक हुआ। आचार्य महावीर ने सिर हिलाया। कोई रिश्ता नहीं, बस लाल गठबंधन के समर्थक का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। देवलोक के लोग तुम्हें और उन्हें लड़वाकर मछली मारना चाहते हैं। अगर देवलोक के लोग मुझे निपटाना चाहते हैं और इतना घुमावदार रास्ता अपनाते हैं तो मैं उन्हें और कम आंकूंगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। देवलोक को कम मत आंकना, इसमें जरूर कोई गहरी वजह होगी। आचार्य महावीर का शुक्रिया कि मुझे सावधान करने आए, पर आप देर से आए हैं। तुम पहले से उनके साथ हो। आचार्य महावीर हैरान हुए। रणवीर ने सिर हिलाया। देवलोक क्या सोच रहा है मुझे परवाह नहीं, पर जो मुझे करना है वह इसके लिए नहीं रुकेगा। ठीक है, आचार्य महावीर सिर्फ सिर हिला सके। जब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता तो बस उम्मीद करता हूँ तुम सावधान रहो। रणवीर ने आचार्य महावीर को गौर से देखा। इसका मतलब तुम्हारा जोरदार तरीके से उभरना न चाहना आर्यावर्त के लिए है और सावधान रहने की उम्मीद भी आर्यावर्त के लिए है। ये कहकर उन्होंने रणवीर को ध्यान से देखा। रणवीर रायचंद, हमारी शिखर संसद आज तक इसलिए कायम है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है देश की रक्षा। बस हमारा रास्ता तुमसे अलग है। यह उद्देश्य न बदलेगा, न बदल सकता है। ठीक है, देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आचार्य महावीर ने अभिवादन किया और विदा हो गए। मुझे भी आचार्य महावीर से कुछ कहना है, रणवीर ने अचानक कहा। ओह, आचार्य महावीर मुड़े और जिज्ञासा से रणवीर को देखा। देवलोक की हर हरकत मेरी नज़र में है, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आचार्य महावीर का दिल हिला। मतलब जो कुछ उन्होंने कहा वह सब जानते थे। फिर मुझे देखकर आचार्य महावीर ने अचानक मुस्कुराया, अचानक शुक्रिया कहा और चल दिए। रणवीर ने आखिरकार उन्हें और शिखर संसद को थोड़ी इज्जत दी। आचार्य महावीर और उनके दल के जाने के बाद साया ने एक वीडियो भेजा। खोलते ही राजेश ओबरॉय का लाल गठबंधन से बातचीत का दृश्य था। सबूत अकाट्य। परिवार पर कब्जा करने के लिए राजेश ओबरॉय ने लाल गठबंधन से हाथ मिलाया, उन्हें वो राज दिलवाने और ओबरॉय परिवार पर कब्जा करवाने में मदद की। इस तरह वह राजेश ओबरॉय गद्दार का ठप्पा नहीं लगवाता। ओबरॉय परिवार के मुख्य लोगों को निपटाने के बाद लाल गठबंधन परिवार उसे लौटा देगा। पर जिसकी आंखें हों वह जानता था कि लाल गठबंधन ऐसा नहीं करेगा। वे सिर्फ राजेश ओबरॉय का इस्तेमाल कर रहे थे। हासिल परिवार क्यों लौटाएं? ये राजेश ओबरॉय सचमुच दिमाग से पैदल है। रणवीर ने ठंडा ठहाका लगाया। ये गुप्त बातचीत राजेश ओबरॉय की कमजोरी पकड़ने के साथ साथ रणवीर को एक और बात पता चली। इस योजना के फेल होने के बाद दूसरी पार्टी रातों रात उन्हें रास्ते से हटाने वाली थी। उन्हें हटाए बिना वे ओबरॉय परिवार से फिर निपट सकते थे। मुझे रास्ते से हटाने का फैसला किया। बधाई हो, तुमने मौत का रास्ता चुना। रणवीर के होंठों पर ठंडी मुस्कान खेल गई। उसी वक्त लाल गठबंधन, जिंदल और गोयल परिवारों के नेतृत्व में अजमेर जिले में अपने अपार संसाधनों से उस होटल का पता लगा लिया जहां रणवीर ठहरे थे। फिर नील सिक्योरिटी सर्विसेज से 300 आदमी इकट्ठे किए और दूसरे रास्तों से 200 और भर्ती किए, कुल करीब 500 आदमी। साथ ही जिंदल और गोयल परिवार खुद आगे आए और हरि पर्वत के नंबर 2 महारथी को पहाड़ से उतरने को आमंत्रित किया। अध्याय 123। हाथ उठाते ही दबाकर मार डाला। उस आदमी का नाम था उदय मलिक, 50 के करीब, मध्यवयस्क और पूरे जयपुर में मशहूर महारथी।
उन्होंने कभी ऐलान किया था कि अजमेर जिले में उनसे बड़ा सिर्फ हरि पर्वत का सेक लीडर है। महायोद्धा उदय मलिक, आज रात सब आप पर है। जगन जिंदल ने विनम्रता से कहा। पैसे दे रहे हो तो ठीक से निपटाऊंगा, वैसे भी उसने मेरे हरि पर्वत के आदमी को चोट पहुंचाई, ये कैसे बर्दाश्त करूं। उदय मलिक ने ठंडे स्वर में कहा। महायोद्धा उदय मलिक का वचन काफी है, विजय वापसी की शुभकामनाएं। जगन जिंदल ने जोर से कहा। पल भर में लगभग 100 सेडान होटल की ओर दौड़ पड़े, हत्या का इरादा रात के आकाश को चीरता हुआ। गहरी रात में रणवीर होटल की 5वीं मंजिल की रेलिंग से दूर क्षितिज को देख रहे थे। विक्रम, करण और लोहित, 3 अष्टनाग राजा, होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े दूर देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। साहब, बहुत देर हो गई है, आराम नहीं करेंगे? होटल के एक कर्मचारी ने दयालुता से पूछा। अंदर चले जाओ, बाद में जो भी हो अपने साथियों को बोलो बाहर न निकलें, विक्रम ने सपाट स्वर में कहा। कर्मचारी हैरान दिखा। तभी सड़क के अंत से अनगिनत हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया, पल में रात को दिन बना दिया। गड़गड़ाहट, साथ ही रात के सन्नाटे को चीरती भयंकर गर्जना। यह कर्मचारी दंग रह गया। पल भर में 100 से ज्यादा कारें होटल के सामने आकर रुकीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, दरवाजे खुले और ढेर सारे हटे कट्टे आदमी बाहर निकले, हाथों में हथियार। लाइट्स में ठंडी चमकें झलक रही थीं, वे थे हथियार, ठंडे और घातक। फैलो, चारों तरफ घेर लो। उसी वक्त मैनेजर मिश्रा आगे बढ़ा और जोर से आदेश दिया। माफी मांगने के लिए वह सबसे आगे था। इतने आदमियों के साथ उस लड़के को जरूर निपटा देंगे। वैसे भी उन्होंने असली महारथी बुलाया था, अजमेर जिले का जीता जागता किंवदंती। होटल घेरने के बाद एक बुजुर्ग धीरे धीरे आगे आए, हाथ पीठ पीछे बांधे, चेहरा घमंड से भरा। महायोद्धा उदय मलिक, कृपया, मैनेजर मिश्रा ने चापलूसी से कहा और बीच का रास्ता छोड़ दिया। अंदर हैं? उदय मलिक ने उदासीनता से पूछा। हाँ, खबर के मुताबिक वे यहीं ठहरे हैं, मैनेजर मिश्रा ने हंसते हुए कहा, फिर होटल की ओर घूरकर चिल्लाया, ओबरॉय परिवार के भाड़े के टाटू, तुम गिर चुके हो, बाहर निकलो। दिन में छोड़ा था, फिर भी बेशर्मी से वापस मुसीबत मोल लेने आए हो। विक्रम आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में कहा। उसके बगल में करण और लोहित थे। सैकड़ों आदमियों के सामने भी तीनों में जरा भी डर नहीं। रुद्रधाम के अष्टनाग राजा के तौर पर उन्होंने हर तरह के दृश्य देखे थे। युद्ध भूमि पर अकेले 10,000 सैनिकों का मुकाबला कुछ नहीं था, ये तो छोटी मोटी झड़प थी। चुप रहो, देखो कितने आदमी लाया हूँ, अंदर घुसोगे तो जिंदा कुचले जाओगे। मैनेजर मिश्रा चिल्लाया। और हमारे पास असली महारथी है, मेरे बगल में देखो, हरि पर्वत का ग्रैंड मास्टर, पूरे अजमेर जिले में नंबर 2। आज तुम मरोगे, बेवकूफ। तीनों, विक्रम सहित, ने ठहाका लगाया। अजमेर जिले का सिर्फ नंबर 2 योद्धा उनकी किस्मत तय करेगा। हुश। उसी पल 5वीं मंजिल से एक आकृतिबाज की तरह नीचे झपटी। पलक झपकते दोनों पक्षों के बीच पहुंची। तेज हवा से मैनेजर मिश्रा लगभग उड़ते उड़ते बचा। यही है, मैनेजर मिश्रा ने उसे घूरते हुए कहा। चूंकि तुम हो तो बात आसान है, खुदकुशी कर लो, उदय मलिक ने घमंड से कहा, हाथ अभी भी पीठ पीछे। विक्रम तो हंस पड़ा। तुम खुद को क्या समझते हो, हमारे हॉल मास्टर से ऐसे बात करने की हिम्मत? हॉल मास्टर से मुझे कोई मतलब नहीं, बस एक नौजवान को तंग करना नहीं चाहता, उदय मलिक ने ठंडे स्वर में कहा। मजेदार, मुझे भी बेवकूफ़ों को तंग करना पसंद नहीं। अपने अंक खुद तोड़ लो और निकल लो, रणवीर ने उदासीनता से कहा। गुस्ताख, महायोद्धा उदय मलिक से ऐसे बात करने की हिम्मत? मैनेजर मिश्रा ने गाली दी। ओबरॉय हवेली में इस नौजवान से कुचले जाने की याद ने उसे आग बना दिया। हॉल मास्टर का अपमान, एक थप्पड़ का हकदार। विक्रम झपटा और मैनेजर मिश्रा के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। धड़ाम, वह उड़ता हुआ जमीन पर गिरा, मुंह से खून उगलते हुए। महायोद्धा उदय मलिक, ज्यादा बातें छोड़ो, हमला करो। मैनेजर मिश्रा गरजा। हिम्मत देखो, मेरे सामने किसी को मार रहा है, मर जा। उदय मलिक गरजा, प्राण शक्ति उमड़ आई, पर कोई उससे भी तेज था, इतनी तेजी की सिर्फ धुंधला साया दिखा। पल में एक बड़ा हाथ उदय मलिक के कंधे पर जकड़ गया, जैसे 1000 टन का पत्थर गिरा हो। उदय मलिक का पूरा शरीर तुरंत झुक गया। धड़ाम, नीचे की फर्श की टाइलें फट गईं, धूल उड़ी, उसके भीतर की प्राण शक्ति उब्र हो गई, नसें लगभग फटने को हुई। उदय मलिक का चेहरा बदल गया, संघर्ष करना चाहा पर हिल न सका, जैसे जकड़ गया हो। उसका दिल डूब गया, एक हाथ से पूरी तरह दबा दिया गया। भयावह, उसने जोर से सिर ऊपर किया, हमलावर को देखा और आंखों में अविश्वास उमड़ आया। अभी भी मुझे मारने का इरादा है? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। मुझे तुरंत छोड़ो, उदय मलिक गरजा। तुम्हें मुझे आदेश देने की हिम्मत कहाँ से मिली? रणवीर ने और जोर डाला। चटाक, साफ आवाज हुई जब उदय मलिक का कंधा चकनाचूर हुआ। दर्द से उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह चीखा, मुझे छोड़ो वरना तुम मरोगे। 6ठे दर्जे का योद्धा, अंतर्शक्ति स्तर भी पूरा नहीं, इतनी छोटी ताकत से मुझे मारना चाहते हो? रणवीर ने नाक से कुड़ी, फिर जोर लगाया। पल में ज्वालामुखी फटने जैसी विशाल शक्ति उदय मलिक के शरीर में दौड़ गई।
उसके अंग और हर नस पल में चूर चूर हो गए। रणवीर ने तुरंत हाथ खींच लिया। धड़ाम, उदय मलिक ढेर हो गया, निर्जीव। एक हाथ से अजमेर जिले के नंबर 2 महारथी को मार डाला। दृश्य भयावह था। मैनेजर मिश्रा हौंफा और जमीन पर सिकुड़ गया, चिल्लाया, हमला करो, सबको मार डालो, हिलो तो मरोगे। रणवीर की आवाज ड्रैगन की गर्जना जैसी गूंजी, पूरी रात हिला दी। अद्वितीय रुद्र की प्रचंड आभा ने पूरे मैदान को दबा दिया। 500 आदमी डर से कांप उठे। अजमेर जिले के नंबर 2 महारथी को एक ताड़न से कुचल दिया गया तो उनका क्या होगा। खनाक, असंख्य हथियार जमीन पर गिरे और आदमी कारों में घुसकर एक्सीलेटर दबाकर भाग निकले। पहले कुछ भागे तो बाकी तुरंत पीछे लगे, हथियार फेंककर जान बचाए। भागने की कोशिश इतनी आसानी से नहीं। विक्रम रोकने को बढ़ा। जरूरत नहीं, बस अव्यवस्थित भीड़ है, हमारे वक्त के लायक नहीं, रणवीर ने शांत स्वर में कहा, फिर गरजे, इस बार छोड़ दिया। अगली बार लाल गठबंधन के लिए कोई बुराई करते दिखे तो सीधे नरक भेज दूंगा। चेतावनी ने उन्हें दहला दिया। कई कारें पलटते पलटते बची क्योंकि वे तेजी से भागे। अध्याय 124। मुझे अपमानित करना इतना आसान नहीं। पल भर में होटल का प्रवेश द्वार, जो पहले प्रचंड हत्या के इरादे और काली भीड़ से भरा था, अब सिर्फ मैनेजर मिश्रा अकेला बचा था। नहीं, मुझे मत मारो। मैनेजर मिश्रा पूरी तरह डर गया। जमीन पर पड़ा लगातार पीछे सरकता रहा, चेहरा कागज सा सफेद। ओबरॉय हवेली में था तो सोचा था रणवीर काफी डरावना है, स्कारफेस को चींटी कुचलने जैसा मार डाला। अब उसने और भयावह दृश्य देखा। हरि पर्वत के नंबर 2 महारथी को रणवीर ने एक ताड़न से कुचल दिया। वह था असली युद्ध कला का दैत्य, बिना किसी प्रतिरोध के। राक्षस, ये तो सीधा राक्षस है। अभी भी पीछे सरक रहे हो। विक्रम ने तुरंत आगे बढ़कर मैनेजर मिश्रा पर पैर रखा, उससे खून उगलवा दिया। विक्रम, इसे मत मारो, रणवीर ने अचानक कहा। ये शब्द सुनकर मैनेजर मिश्रा को लगा जैसे अरबों की लॉटरी लग गई। बड़े भाई का शुक्रिया जान बख्शने के लिए। बड़े भाई का शुक्रिया। कार चलाओ और मुझे लाल गठबंधन के सदस्यों से मिलवाओ, रणवीर ने आदेश दिया। मैनेजर मिश्रा दंग रह गया। क्या पूरा लाल गठबंधन ही उखाड़ फेंकने जा रहे हैं? उसका दिल कांप उठा। पूछने की हिम्मत न हुई और तुरंत सिर हिलाकर मान गया। कई लोग मैनेजर मिश्रा को पकड़कर कार में बैठे और सीधे लाल गठबंधन की ओर बढ़े। यह मूल रूप से जिंदल और गोयल परिवारों के साथ पूरे लाल गठबंधन और ओबरॉय परिवार के बीच का झगड़ा था। रणवीर सिर्फ ओबरॉय परिवार की मदद कर रहे थे, इसलिए उन्हें खुद लाल गठबंधन को नष्ट करने की कोई वजह नहीं थी। साया भेजना सिर्फ राजेश ओबरॉय पर नजर रखने, उसकी लाल गठबंधन से सांठगांठ के सबूत ढूंढने और देखने के लिए था कि क्या लाल गठबंधन के पीछे कोई बड़ा दिग्गज है। पर अब लाल गठबंधन ने उन्हें मारने के लिए आदमी भेजे तो बात ओबरॉय परिवार और लाल गठबंधन के झगड़े की नहीं रही। उनके स्वभाव से वे कभी नर्म नहीं पड़ते। अब दुश्मन उनके दरवाजे पर आया है तो वे उन्हें चैन से सोने कैसे दें। उसी वक्त लाल गठबंधन मुख्यालय में रणवीर को मारने का फैसला करने के बाद दर्जन भर दिग्गज ऑफिस में ही रुके थे। सबके रवाना हुए आधा घंटा से ज्यादा हो गया। अगर कुछ अप्रत्याशित न हुआ तो रणवीर और उसके साथियों को निपटा चुके होंगे, जगन जिंदल ने समय देखते हुए कहा। प्रेसिडेंट जिंदल, रणवीर रायचंद ने पूर्व देश में 7 महान परिवार नष्ट किए और दिल्ली में रायचंद परिवार की पुनर्स्थापना की घोषणा की। साथ ही कहा कि वह रुद्रधाम के हॉल मास्टर हैं, जो बहुत भयावह ताकत है। क्या उसे मारना सचमुच इतना आसान है? लाल गठबंधन के एक सदस्य ने चिंता से पूछा। राजेश ओबरॉय की लाई खबर सुनने के बाद उन्हें रणवीर की पहचान पता थी। रणवीर रायचंद ने पूर्व देश में 7 महान परिवार नष्ट किए, पर यह जयपुर है, अजमेर जिला। क्या रणवीर की ताकत यहां तक पहुंच सकती है? हालांकि रायचंद परिवार पुनर्स्थापित हुआ है, पर सिर्फ रणवीर रायचंद एक सदस्य है। इसे पुनर्स्थापना क्या कहें? जगन जिंदल ने यहां तक कहा और सब हंस पड़े। ऑफिस का भारी माहौल कुछ हल्का हो गया। जो डराता है वह सिर्फ रुद्रधाम के हॉल मास्टर की पहचान है, पर राजेश ओबरॉय ने कहा न कि उसने खुद रणवीर को कहते सुना कि उसका पद छिन गया। जब वह कमांडर नहीं रहा तो इस तथाकथित हॉल मास्टर का क्या मतलब? उसके पास भेजने को कोई सेना नहीं, जगन जिंदल ने आगे विश्लेषण किया। पर उसने दिल्ली में खुद घोषणा की थी। अरे, जगन जिंदल ने तिरस्कार से देखा, वह तो दिखावा था। अगर वह अभी भी कमांडर होता तो कमांडर कहता, रुद्रधाम का हॉल मास्टर क्यों कहता? बस शब्दों का खेल, आम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। सबने सिर हिलाया। जिंदल साहब हमेशा सही कहते हैं, ज्यादा मत सोचो सब। गोयल परिवार के मुखिया ने ढाढ़स बंधाया। भले रणवीर ताकतवर हो तो क्या, हमने हरि पर्वत के नंबर 2 महायोद्धा उदय मलिक को बुलाया है, जो पूरे जयपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर स्तर के हैं। अगर बड़ी सेना का सहारा न हो तो रणवीर और उसके कुछ साथी जरूर मरेंगे। हाँ, महायोद्धा उदय मलिक की ताकत अद्भुत है और जरूर दुश्मन को मार डालेंगे। साथ ही हमने जुटाए 500 साथी हैं, जो रैंडम चाकुओं से भी उन्हें मार सकते हैं। मौजूद सदस्य एक एक करके बोले। चिंताएं दूर हुई और आत्मविश्वास लौटा। धड़ाम,
उसी पल दरवाजा अचानक खुला और एक आकृति अकेली दरवाजे पर खड़ी हो गई। सब चौंक गए और जल्दी दरवाजे की ओर देखा। मैनेजर मिश्रा दरवाजा खटखटाना भी भूल गए। हमें डरा दिया, जगन जिंदल ने सख्ती से डांटा। सब प्रेसिडेंट्स, मैं वापस आ गया, मैनेजर मिश्रा ने निर्जीव स्वर में कहा। सबने मैनेजर मिश्रा में कुछ गलत नहीं देखा। लोग वापस आए हैं तो मामला निपट गया होगा। सबके दिल पर पड़ा पत्थर आखिरकार हट सकता था। मैंने कहा था न, ये दिल्ली नहीं है। हमारा लाल गठबंधन दिल्ली के 7 महान परिवारों से कहीं ताकतवर है। साथ ही महायोद्धा उदय मलिक थे और 500 छोटे भाई। लाइनअप ओबरॉय परिवार से निपटने से कहीं बड़ी थी। रणवीर और उसके कुछ साथियों को निपटाना तो बच्चों का खेल। जगन जिंदल घमंड से भरे। प्रेसिडेंट जिंदल सबसे समझदार हैं। आखिरकार इस लड़के को मार डाला, अब ओबरॉय परिवार से निपटने पर ध्यान दे सकते हैं। सब उत्साह से सोचने लगे। उसी पल किसी को आखिरकार याद आया, वैसे महायोद्धा उदय मलिक कहाँ हैं? महायोद्धा उदय मलिक मर गए, मैनेजर मिश्रा ने कांपते स्वर में कहा। लाल गठबंधन मुख्यालय लौटने के बाद भी उसे सुरक्षित नहीं लगा, क्योंकि उदय मलिक को मारने वाला उसके पीछे था। तुमने क्या कहा? सबके चेहरे बदल गए। उदय मलिक मर गए और लाए गए 500 लोग सब भाग गए। सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूं। मैनेजर मिश्रा लगभग चीखा। अगर ये लोग इतने आत्मविश्वास में न होते और रणवीर को मारने पर जोर न देते तो वह दोबारा नरक के द्वार पर न जाता। खड़ा रहना जरूरी नहीं कि जिंदा रह जाए। रणवीर एक शब्द कहें तो वह तुरंत मर जाएगा। हिस। मैनेजर मिश्रा के शब्दों ने पूरे ऑफिस को हिला दिया। उदय मलिक मर गए और 500 साथी भाग गए। अविश्वसनीय। ओल्ड मिश्रा, तुम क्या मजाक कर रहे हो? जगन जिंदल ने गुस्से में गरजा। वह मजाक नहीं कर रहा। उसी पल एक ठंडी आवाज आई। मैनेजर मिश्रा तुरंत पक्ष में हटा और एक जवान आदमी दरवाजे से अंदर चला आया। स्विश। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। तुम कौन? रणवीर रायचंद, रणवीर ने उदासीनता से कहा। धड़ाम। ये नाम सुनते ही ऑफिस में चीखें गूंजी। सब खड़े हो गए, रणवीर को भय और डर से घूरते हुए। रणवीर न सिर्फ जिंदा था बल्कि यहाँ आ गया। ये बहुत भयावह था। सिक्योरिटी, जल्दी आओ, किसी ने जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की जरूरत नहीं, यहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मैंने पहले ही निपटा दिया है। उसी पल कोने से एक ठंडा और सख्त आदमी बाहर आया। वह था साया। सबके पसीने छूट गए। यह आदमी कब यहाँ था? उन्हें पता ही नहीं चला। हॉल मास्टर। साया रणवीर के पास आया और सम्मान से पुकारा। ये रणवीर का साथी है। सब चौंक गए। रणवीर ने यहाँ पहले से साथी लगा रखा था और किसी को पता नहीं चला। रणवीर रायचंद, तुम करना क्या चाहते हो? मैं बता दूं, ये लाल गठबंधन मुख्यालय है, दिल्ली नहीं। जगन जिंदल ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। इस वक्त भी इस तरह धमकी? रणवीर ने मन में ठहाका लगाया। सीधे कहूं तो तुम्हारा लाल गठबंधन दिल्ली के 7 महान परिवारों जितना भी नहीं। मैं दिल्ली में धूम मचा सकता हूं तो अजमेर जिले में भी मचा सकता हूं। आवाज जोरदार नहीं थी पर उसमें सर्वोच्च प्रभुत्व था। पूरा ऑफिस हिल गया। लाल गठबंधन के सदस्य रणवीर की आभा से हिल गए। उनके चेहरे सफेद पड़ गए।